हेलो बच्चों आज हम कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी और प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनके टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। यानी कि बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अगर मेहमान आपके घर आके टिक जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या अनुभव रहता है। यदि अतिथि 1 दिन या 2 दिन के लिए आए और 10 दिन तक आपके घर में टिका रहे तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है, उसी के ऊपर ये पाठ आधारित है। आइए हम इस पाठ को पढ़ें। अब आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। इसका मतलब है बच्चों कि आज मेहमान को आए हुए हमारे घर चतुर्थ दिवस मतलब 4 दिन हो गए हैं और मेरे मन में लेखक कह रहे हैं कि उनके मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि अतिथि हे मेहमान, अब तुम कब जाओगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यानी कि जहां पर तुम बैठे हुए हो, मेहमान के लिए लेखक कह रहे हैं कि मेहमान जहां तुम बैठे हो वहीं सामने ही एक कैलेंडर दीवार पर लगा हुआ है और उसकी जो तारीखें हैं कैलेंडर की, वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। बच्चों, यहां कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैं तारीखें ही बदल रहा हूं कैलेंडर की, मैं कैलेंडर का पन्ना आगे करता जा रहा हूं और ये जानते हो, तुम मुझे रोज देख रहे हो कि तारीखें जो है आगे बढ़ रही हैं, समय बीत रहा है और तुम्हारे सतत आतिथ्य अर्थात तुम्हारी लगातार आवभगत करते हुए मुझे अब 4 दिन बीत चुके हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम जो है अपनी मेहमान नवाजी अब पूरी करके यहां से जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आ गए हो। यानी कि जो अंतरिक्ष पर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बच्चों, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो लाखों मील लंबी यात्रा करके अंतरिक्ष यात्री भी इतना समय अंतरिक्ष में नहीं रुके थे जो तुम एक छोटी सी यात्रा करके थक करके मेरे घर में रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। बच्चों, यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि अब मेरी जो आर्थिक स्थिति है अर्थात जो पैसे थे मेरे पास वो भी अब बिल्कुल ही खत्म होने लगे हैं। तुम्हारा सत्कार करके, तुम्हारी सेवा करके, तो अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यानी कि जहां से तुम आए हो वो घर तुम्हें याद नहीं आता, तो तुम अब वापस अपने घर चले जाओ। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम आए थे मेरे घर, मेरे दिल में बहुत बड़ी आशंका थी, एक शक था मुझे और मेरा जो बटुआ था वो कांप गया था। मतलब मुझे पता था कि अब जो मेरे पास पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा खर्च होने वाले हैं मेहमान के आने पर उसकी आवभगत करने में। यह सब सोचने के बावजूद भी मैं एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट यानी कि एक मैं हंसते हुए से मैं तुम्हारे सामने
जो था खिलखिलाता हुआ तुमसे अच्छे से गले मिल रहा था, और मेरी पत्नी भी तुम्हारा आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए तुमसे बहुत ही अच्छे से मिली थी। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि जब तो हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम कई तरह के व्यंजन बनाते हैं। तो जिस दिन तुम मेरे घर आए थे तब मैंने रात के समय में, जैसे मिडिल क्लास उच्च मध्य वर्ग होता है, उनके घर में कई तरह के व्यंजन बनते हैं, मैंने उस तरह से तुम्हारा स्वागत करा, तुम्हें बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तुम्हें याद है, हमने रायता, सब्जी और साथ में मीठा भी रखा था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमाननवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमें ये उम्मीद थी, लेखक को और उनकी बीवी को ये उम्मीद थी कि तुम अगले दिन जो है यहाँ से चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे। तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। जो एक अच्छा मेहमान होता है, उससे यदि बार बार बोला जाए तो वो कहता है नहीं, अब हमें अपने घर जाना है, हमें बहुत से काम हैं। तो इसी तरह से हम तुमसे कहेंगे कि तुम रुको, पर तुम मानोगे नहीं और तुम अगले ही दिन अपने घर चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। यानी कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हम तो चुपचाप से ही बैठे रहे। हमें लगा था कि तुम अगले दिन चले जाओगे, पर तुम नहीं गए। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अभी क्योंकि दूसरा दिन था तो इन्होंने मेहमान को अगले दिन सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। छोर का मतलब किनारा। बस हम अब इतना ही अतिथि का सत्कार कर सकते हैं, मेहमान को इतना ही पूछ सकते हैं कि उसको लंच भी खिला दिया और उसको सिनेमा भी दिखा दिया, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं पड़े। इससे ज्यादा हमने खातिर किसी की भी नहीं की है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब हमें लग रहा था कि अब तुम सच में ही चले जाओगे अपने घर और तुम्हारी विदाई जो है वो हो जाएगी और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। जब तीसरा दिन हुआ तब मुझे लगा कि जो मेहमान है वो जरूर चला जाएगा, लेकिन मेहमान ने उठ के पूछा कि मुझे आज अपने कपड़े धोबी को देने हैं प्रेस के लिए। और ये जो आघात था अप्रत्याशित, यानी कि ये जो चोट थी बड़ी अचानक से मुझे लगी थी। क्या चोट थी ये बच्चों? ये चोट ये थी कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि अतिथि जो है आज तीसरे दिन भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये चोट बहुत ही मार्मिक और मेरे मन को चोट पहुंचाने वाली, मन को छू लेने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। सामीप्य का मतलब है निकटता। तुम्हारे जो पास रहने का जो समय था वो इतना लंबा होगा, वो मुझे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेहमान को हमारे देश में हमेशा से भगवान की तुलना मेहमान के साथ की गई है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देवता के समान है, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेहमान केवल देवता ही नहीं बल्कि वो मनुष्य ही होता है, या यूं कहें कभी कभी तो वो मनुष्य भी नहीं, राक्षस की तरह ही प्रतीत होता है, क्योंकि जब मेहमान ज्यादा समय तक आकर टिक जाए तो वो मेहमान न लग करके राक्षस की तरह लगने लगता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। अब उन्हें ये लग रहा था कि अतिथि को जल्दी जाना है तो जल्दी से कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, फटाफट धुल के वहां से आ जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं,
मैंने कहा और सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब मेहमान के पूछने पर कि लॉन्ड्री कहाँ है, तो लेखक ने कहा कि चलो हम लोग मिलकर के वहां चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, और अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। यहाँ पर जो लेखक की पत्नी है वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और गुस्से के मारे उनकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी होने लगी कि ये अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये कब तक अब यहाँ से हमारे घर से जाएगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब ये जो शक किया जा रहा था ये वैसे भी बेकार नहीं था। ये सच ही था कि वो अतिथि सच में जा नहीं रहा था। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब थोड़ी देर के बाद लॉन्ड्री से कपड़े भी धुल करके आ गए, लेकिन अतिथि अभी भी जा नहीं रहा। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। यानी कि अतिथि के आने पर जो हंसी मजाक घर में चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि मेहमान के आने पर घर में बहुत सारे विषयों पर जो चर्चाएं हो रही थीं वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो गई, और घर में 4 दिन के बीत जाने पर अब घर में एक चुप्पी सी छा गई। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। यानी कि अतिथि भी अब जो है वो थोड़ा बोर तो हो रहा है पर जाने का नाम नहीं ले रहा। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, और अब एक चुप्पी है। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे विषयों पर लेखक ने अपने उस अतिथि के साथ बातचीत कर ली है, लेकिन सारे विषय अब समाप्त हो चुके हैं। 4 दिन बीत चुके हैं और जब अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा तो अब एक चुप्पी सी घर के माहौल में छा गई है। सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द मतलब मैत्री, जो मित्रता थी मेरे तुम्हारे साथ अब वो बोरियत में बदल रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। अब मेरे तुम्हारे प्रति जो भावनाएं थी अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मन में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है जैसे गालियां जो थी वो मेरे मन के अंदर आ गई हैं। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरे घर में गोंद से ही चिपक गए हो और मैं और मेरा पूरा परिवार इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। बनाओ। यानी कि अब लेखक और उनके घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं अतिथि से और वो चाहते हैं कि जल्दी से ही हम ये जाएं और ये मेहमानवाजी हमने बहुत ज्यादा कर दी है, अब हम परेशान हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। यानी कि बहुत ज्यादा हमने सेवा सत्कार करी मेहमान की, उसको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिला दिए, घुमा फिरा भी दिया, पर ये तो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा, टिक ही गया है हमारे घर में। तो अब उसको डिनर की जगह पर अब उसको खिचड़ी ही खाने के लिए बना करके दी जाए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी कि अगर अब भी अतिथि तुम हमारे घर से नहीं जाते हो
तो हमें उपवास यानी कि हमें तो व्रत ही रखना पड़ेगा। अब ऐसा टाइम आ जाएगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो भी एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि, यानी कि अब बहुत समय बीत गया है अतिथि, अब तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा हो नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं, मुझे पता है तुम्हें मेरे घर में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सच है कि दूसरों के घर जाके रहने में बड़ा ही मजा आता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमेशा के लिए दूसरों के घर जाके ही बस जाओ। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। बहुत से गीत प्रचलित हैं अपने घर की महत्वता के बारे में। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। यहाँ पर ये लेखक का मतलब है कि जो हमारा अपना घर है वो हमारे लिए एक स्वीट होम है। वहां पर हम किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, मजे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के घर की स्वीटनेस को खत्म करें और वहां जा करके बस जाएं और दूसरों के जो घर है उसके अंदर जो उनकी आजादी है उसको हम खत्म करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब तो उनका मन कर रहा है कि अतिथि को बोल दें गेट आउट, ताकि ये जो है यहां से फटाफट निकल जाए बस मेहमान। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहां आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि तुमने अपने खराटों से गुंजायमान मतलब पूरे घर को गूंज दिया है और कल सुबह 5वां दिन होगा जब तुम मेरे घर में रह रहे हो। तो अब जो है तुम यहां से मेरे घर से अब तुम चले जाओ। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। जब सूरज की किरण कमरे में आएगी तो उस वक्त हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि मैं अपने घर में लौट जाऊं। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब मैंने पक्का ठान लिया है, यदि तुम जाने का विचार नहीं करोगे तो जरूर मैं तुमसे बोल दूंगा। अब मेरे सहनशीलता की भी यह अंतिम सुबह है। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। वो कह रहे हैं कि अतिथि तो वैसे भगवान की तरह ही होता है, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मैं कब तक जो है तुम्हारा खर्चा मैं चला सकता हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर एक साथ नहीं रहते। देवता भी दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि। अतिथि को देवता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवता भी थोड़ी देर के लिए दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। तो अगर तुम भी देवता समान हो तो तुम भी अब लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि अब जो तुम्हारे अंदर, यदि तुम अतिथि हो और तुम्हारे अंदर देवत्व है, जो देवता हो तुम अगर, और वो सुरक्षित रहे तुम्हारा देवत्व, तो यह इसी में ये बात तभी भली है कि तुम अपने घर को लौट जाओ और मैं इससे ज्यादा अपनी हद को पार ना करूं, ना ही मैं तुमसे कुछ ऐसी गलत बात बोलूं, क्योंकि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हारा अतिथि सत्कार करके बहुत थक चुका हूं। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के 3रे अध्याय अतिथि तुम कब जाओगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मौखिक प्रश्न उत्तरों के अंदर जो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में दीजिए। यानी कि आपको 1 या 2 वाक्य में ही केवल उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो इसका उत्तर होगा, अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से रह रहा है।
बच्चों दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? इसका उत्तर होगा, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही थीं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? इसका उत्तर लिखेंगे, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किया। उन्होंने सादा नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया। अतिथि के सम्मान में रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई। 2 सब्जियों के अतिरिक्त रायते तथा मीठे की भी व्यवस्था अतिथि के लिए की गई। बच्चों चौथा प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? इसका उत्तर होगा, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। बच्चों मौखिक प्रश्नों में 5वां प्रश्न है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े लॉन्ड्री में या धोबी को देना चाहता है। बच्चों छठा और आखिरी प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लंच डिनर की जगह खिचड़ी बनने लगी। खाने में सादगी आ गई और अब भी अतिथि नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ सकता था। ठहाकों के गुब्बारों की जगह अब चुप्पी ने ले ली। सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। बच्चों अगली श्रेणी में लिखित प्रश्न है। इसमें जो क पार्ट है, क भाग के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? इसका उत्तर होगा, लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति और पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। बच्चों दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो क भाग है उसमें पूछा गया है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि खर्च बढ़ जाएगा। इसी को बटुआ कांपना कहते हैं। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पर दबाव डालता है। अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। बच्चों ख भाग में पूछा जा रहा है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अतिथि जब आता है तो देवता जैसा प्रतीत होता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर में ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मेहमान बहुत दिनों तक हमारे घर में रह जाएं तो वह हमें देवता के समान नहीं लगते। आने के 1 दिन बाद वह सामान्य हो जाते हैं, अर्थात इतना बुरा नहीं लगता। इसलिए इसे मानव रूप कहा गया है। और यदि ज्यादा दिन तक अतिथि रह जाएं तो राक्षस जैसे प्रतीत होते हैं, अर्थात बहुत ही बुरा लगने लगता है और ऐसे अतिथि का फिर कोई भी सम्मान नहीं करता। बच्चों ग भाग में आपसे पूछा जा रहा है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आपके पेपर्स में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर व्याख्या इसकी इस प्रकार लिखेंगे, हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु अनचाहा अतिथि आकर उसके घर की इस मिठास को खत्म कर देता है। असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। यह दूसरों के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी भी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाएं। बच्चों घ भाग में ये पूछा जा रहा है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे,
अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु अधिक ठहरे तो वह देवत्व को खोकर राक्षस के समान लगने लगता है। अतिथि 4 दिन से लेखक के घर रह रहा था। कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता को खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर कुछ गलत ना बोल दे। लेखक सोचता है कि यदि अतिथि 5वें दिन भी यहाँ रुका तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह फिर अपनी मर्यादा को भूल जाएगा। बच्चों, ये व्याख्या का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वह मनुष्य के साथ ज्यादा नहीं रह सकता। दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। देवता की पूजा की जाती है। देवता तो थोड़ी ही देर दर्शन दे करके चले जाते हैं, क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो उनका देवत्व भी समाप्त हो जाएगा एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी वे खो देंगे। बच्चों, ख भाग के अंदर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आपको 3 या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया। यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। बच्चों, इस श्रेणी में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर होगा, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध लेखक के साथ सौहार्दपूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुकने के बाद भी जब जाने को तैयार नहीं हुआ तब इन दोनों के संबंध आपस में बदलने लगे। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा जो थी वह अब समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर है। बच्चों, तीसरा और आखिरी प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर लिखेंगे, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध अब कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया था। बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाषा अध्ययन का। इसमें आपको सारी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो पहला इसमें पूछा गया है चांद। चांद का पर्यायवाची होगा शशि और मयंक। दूसरा शब्द है जिक्र। जिक्र का पर्यायवाची होगा उल्लेख और चर्चा।
तीसरा शब्द पूछा गया है आघात। आघात का पर्यायवाची है चोट और प्रहार। ऊष्मा, ऊष्मा शब्द का पर्यायवाची होगा गर्मी और उष्ण। अंतरंग, अंतरंग का पर्यायवाची होगा गहरा और घनिष्ठ। बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला वाक्य है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। आपको नकारात्मक वाक्य में बदलना है, तो आप लिखेंगे हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। बच्चों दूसरा वाक्य है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर लिखेंगे, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, क्या जल्दी धुल जाएंगे? फिर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा वाक्य है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। भविष्य काल में आपको बदलना है। इसका उत्तर होगा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। चौथा वाक्य है, इनके कपड़े देने हैं। इसे आपको स्थानवाचक प्रश्नवाचक में बदलना है। स्थानवाचक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इनके कपड़े कहाँ देने हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आप लगा देंगे। और आखिरी वाक्य है, कब तक टिकेंगे ये। इसे नकारात्मक में परिवर्तित करना है, तो आप लिखेंगे, कब तक नहीं टिकेंगे ये। बच्चों तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। पहला वाक्य है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तो इसका अर्थ है कि लेखक कह रहे हैं कि जब मेहमान मेरे घर आया तो उसके जो चरण कमल थे, जो पैरों के निशान थे, वो अभी तक मेरी जमीन पर ऐसा लग रहा है पड़े हुए हैं। दूसरा वाक्य है, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तो यहाँ पर भी चुके का प्रयोग किया गया है। तो चुके का अर्थ यहाँ पर है कि तुम मुझे काफी दिनों से मेरे घर में रह रहे हो, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ही अब परेशान हो चुका हूँ। बच्चों अगला वाक्य है, आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। यानी कि जो हमने तुम्हारा अतिथि सत्कार किया और इतना ज्यादा तुम्हारा अतिथि सत्कार हम कर चुके थे। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। यानी कि अब हमारी आपसी बातचीत बंद हो चुकी है। आखिरी वाक्य है, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। यानी कि बिस्तरों पर जो चादरें बिछाई गई थी वो भी अब बदल दी गई हैं और अब काफी दिन हो चुके हैं। तो लेखक कह रहे हैं अपने मन में कि अब अतिथि तुम अपने घर चले जाओ। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों को अच्छे से बस पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। यानी कि तुम्हारे कपड़े अतिथि के आ चुके हैं लॉन्ड्री से और अभी तक तुम यहीं पर ही बैठे हुए हो। बच्चों दूसरा वाक्य है, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ रही थी वो अब धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी। तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर था, यानी कि मेहमान जिस बिस्तरे पर सो रहा था, वहां जो चादर रात को जिस पर सलवटें पड़ी थी, उसे भी अब बदला जा चुका है। चौथा वाक्य है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। इसका अर्थ है कि कल अब तुम्हें आए हुए इतने दिन हो चुके हैं, अब बोरियत का माहौल है घर में, तुम भी बोर हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूं। तुम जो हो सिर्फ फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो और मैं जो हूं वो उपन्यास ही पढ़ रहा हूं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं और तुम जान नहीं रहे। यानी कि अब तो मेरे मन से भी
तुम्हारे प्रति कोई भी प्रेम की बजाय अब मेरे मन में सिर्फ गालियों का ही रूप आ गया है, और ऐसे में भी तुम मेरे घर से नहीं जा रहे हो। बच्चों, अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार। अपनी योग्यता से आपने इस प्रश्न को करना है। पहला प्रश्न है अतिथि देवो भव, इस उक्ति की व्याख्या करें, आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आंकलन करें। बच्चों, अतिथि देवो भव का मतलब है कि जो मेहमान हैं वो देवता के समान हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं रह गया है। यदि किसी के घर में मेहमान आते हैं तो जिनको मेहमान नवाजी करनी पड़ती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेहमान जो है वो जल्दी ही यहाँ से जाएं। परंतु पहले के समय में लोग मेहमान को भगवान की तरह ही माना करते थे। यदि वो 2 महीने भी आकर के टिक जाए तो भी लोग बुरा नहीं मानते थे। परंतु आज के समय में बहुत महंगाई का दौर है, इसलिए मेहमान से लोग जल्दी ही परेशान होकर के और मेहमान के जाने की कामना करने लगते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाएं। तो इसके अंदर आप बच्चों से कहा जा रहा है कि आपके घर यदि कभी मेहमान आए हों तो आपको उसके अंदर कैसा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव रहा है, उससे आप उसकी चर्चा अपनी कक्षा में करें। तो आप बता सकते हैं कि जब मेहमान हमारे घर आए, हमारे लिए बहुत सारे उपहार लाए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत ही खुश थे, लेकिन जब वो थोड़े दिन ज़्यादा रुक गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा उस वक़्त जो है मुश्किलें हमें लगने लगी। बच्चों, तीसरा प्रश्न है अतिथि के उपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें क्रम से छांट कर लिखिए। इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि लेखक के घर जब अतिथि आए और जब बहुत दिनों तक रुक गए तो उन दोनों के बीच की जो बातचीत थी वो अब बिल्कुल ही बंद हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक कमरे में उड़ रहे थे वो अब खत्म हो गए थे। लेखक जो थे वो अब उपन्यास पढ़ने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ मेहमान फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। शब्दों का लेन देन मिट गया था। चर्चा के विषय अब खत्म हो गए थे। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, यहाँ तक कि महंगाई, साहित्य और पुराने प्रेमिकाओं का भी जो चर्चा आपस में चल रही थी वह सब अब खत्म हो गई थी और सौहार्द जो था, मैत्री, वो अब बोरियत में बदल गई थी। साथ ही सत्कार की जो ऊष्मा थी उसके समाप्त हो जाने पर जो डिनर था उसकी जगह अब खिचड़ी ने ले ली थी। बच्चों, सारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण का जो भाग है वो भी यहाँ पर आकर खत्म हो गया है। अब हम शब्द और टिप्पणियों को पढ़ेंगे। आगमन, आगमन का अर्थ है आना। निसंकोच, निसंकोच का अर्थ है संकोच रहित या बिना संकोच के। नम्रता, नम्रता का अर्थ है नम होने का भाव या स्वभाव में नरमी का होना। सतत का अर्थ है निरंतर, लगातार। आतिथ्य, आवभगत। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष या यात्री। अंतरंग, घनिष्ठ या गहरा। आशंका, खतरा, भय या डर। अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी का अर्थ है अतिथि सत्कार। छोर, छोर का अर्थ है किनारा या सीमा। भावभीनी का अर्थ है प्रेम से ओतप्रोत। आघात, आघात का अर्थ है चोट या प्रहार। अप्रत्याशित का अर्थ है आकस्मिक या अनसोचा। मार्मिक, मार्मिक का अर्थ है मर्मस्पर्शी या मन को छू लेने वाली। सामीप्य, निकटता या समीपता। औपचारिक, दिखावटी या रस्मी। निर्मूल, मूल रहित, बिना जड़ का या बेकार। कोनलों, कोनों से। सौहार्द, मैत्री या हृदय की सरलता। रूपांतरित, जिसका रूप बदल दिया गया हो। ऊष्मा, गर्मी। संक्रमण, एक स्थिति या अवस्था से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना। और गुंजायमान, गुंजायमान का अर्थ है गूंजता हुआ। बच्चों, यह पाठ पूरा यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। इसे हमने बहुत अच्छे से कर लिया है।